गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को। जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए उससे अगले कॉन्सेप्ट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज देखिए, हियर इज अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक क्या एक्चुअली दो हैं। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप आंसर करें। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड। गुड इवनिंग बेटा सभी को। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, नो बडी वुड चैलेंज द डिसीजन बाय द सेंट्रल कमिटी वॉज डिसाइडेड एट द मीटिंग। हम लोग इस बैच में, रैंकर्स बैच में, अभी कंजंक्शन चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को और उसके यूसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज द फोर्थ क्लास ऑन कंजंक्शंस टुडे। आज ये कंजंक्शंस की फोर्थ क्लास है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बच्चों। मैं बहुत अच्छा हूँ। और हमारे लर्नर्स कैसे हैं सारे? मैं फाइन हूँ, मैं सदाबहार हूँ। ठीक है, आज सभी क्लास का इवेंट क्यों नहीं बना? मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एडवर्बियल कंजंक्शन भी करवा देना। ठीक है बेटा, एडवर्बियल कंजंक्शन भी करवा देंगे। चलिए, क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाकी बातें छोड़ो बेटा। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसके एक बार आंसर बताने की कोशिश करो। ट्राई। What could be the mistake? How can we correct this sentence? Nobody would challenge the decision by the central committee was decided at the meeting. How can we correct? Good evening beta. How can we correct this sentence? Nobody would challenge the decision by the central committee was decided at the meeting. गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बता पाओगे, इसलिए तुम लोग मौज में लग गए अपना। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो नहीं कहूँगा, ट्रिकी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। बाकी जो होते हैं ना कि पढ़ा और याद किया और हो गया काम, ये वैसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा मतलब करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कंजंक्शन की कितनी क्लास हो गई? इट इज़ द फोर्थ क्लास टुडे। आज ये फोर्थ क्लास है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? हम आई नो नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा पूछा है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आएगा तभी तो मैं समझाऊंगा। और अगर तुमको लोगों को समझ में आता ही रहेगा तो तुम क्यों समझोगे? चल देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, he resigned the post, surprised his parents। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं इसको सही और करूंगा, एक मिनट। He had ज्यादा हो गया। He had resigned the post, surprised his parents. Can anyone correct this sentence? नहीं समझ में आ रहा बेटा, चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक ये सेंटेंस है, अरे मैंने लिखा his resignation surprised his parents।
अब मुझे लगता है कुछ बच्चों को शायद हेल्प हो जाएगी, मतलब ये दूसरा सेंटेंस लिख देने से कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाएगी पहले क्वेश्चन का, शायद अब वो आंसर बता पाए। ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात हुई, ग्रेट। फिर तो मैं आंसर बताना चाहिए इस क्वेश्चन का। ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हो बेटा, तब तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए। व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? ही हैड रिजाइन द पोस्ट, सरप्राइज हिज पेरेंट्स। हिज रेजिग्नेशन सरप्राइज हिज पेरेंट्स। चल बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब देखो, एक बच्चे ने इतनी देर में सही आंसर बताया इतनी देर बाद एक बच्चे ने एटलीस्ट बात किसी को समझ में आ गई। देखिए अब ध्यान से सुनो, अभी इधर की बातें बंद करो, नहीं तो फिर ये फिर भी समझ में नहीं आएगा समझाने के बाद भी। जब भी बेटा हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, एवरी सेंटेंस हैज गॉट टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे अगर एक बार याद हो किसी को भी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन कर दो। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना बेटा, तो सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। जल्दी से सारे बच्चे ये बताएं कि हाउ डू वी डिफाइन देम, या हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, ये कैसे डिसाइड होता है? सारे बच्चे बताएं। देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चले व्हाट वी टॉक अबाउट। सेंटेंस का वो पार्ट जिससे हमें ये पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट बाकी बचा हुआ रह जाता है। सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसका जो बचा सो प्रेडिकेट है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एवरीथिंग इज प्रेडिकेट। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहना है, हमें ये ध्यान रखना है व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते बोलते बताते हैं, वही प्रेडिकेट होता है। सो एवरी सेंटेंस हैज गॉट टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बता रहे हैं। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं। तो दो पार्ट हो गए। एवरी सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते ही होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कोई पर्सन या कोई थिंग होती है जिसे हम बेसिकली नाउन कहते हैं, और नाउन की जगह पे जब कोई वर्ड यूज कर लेते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। एक्चुअल में वी टॉक अबाउट समवन और समथिंग। जब भी हम बात करेंगे तो किसके बारे में करेंगे? इधर वी टॉक अबाउट समवन और वी टॉक अबाउट समथिंग। तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो समवन या समथिंग होता है। अच्छा, फिर जो उसके बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो वर्ब होती है। बिना वर्ब के मतलब प्रेडिकेट्स आप नहीं बना सकते। अब ये दो बेसिक बातें अगर आप लोग पहले से जानते हो, जाननी चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो नहीं भी जानते तो मैंने अभी बता दिया, ध्यान रखना। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें जरा एक बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करो सारे बच्चे। जब इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करोगे तो पता चलेगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये हिज रेजिग्नेशन, मतलब उसका जो इस्तीफा है वो सब्जेक्ट है, मतलब हम उसके इस्तीफे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हिज रेजिग्नेशन। अब उसके इस्तीफे के बारे में हम क्या बता रहे हैं? हम उसके इस्तीफे के बारे में बता रहे हैं कि सरप्राइज हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया उसके इस्तीफे ने। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया हिज रेजिग्नेशन, मतलब सब्जेक्ट हो गया हिज रेजिग्नेशन, और प्रेडिकेट हो गया सरप्राइज हिज पेरेंट्स। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे बच्चे, हर एक सेंटेंस में दो पार्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब इस पर आइए, ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक बार मुझे आप लोग आइडेंटिफाई करके बताइए सारे बच्चे। सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मैंने बता दिया। इसका सब्जेक्ट हो गया हिज रेजिग्नेशन और इसका प्रेडिकेट हो गया सरप्राइज हिज पेरेंट्स। बात कर रहे हैं रेजिग्नेशन के बारे में, और क्या बात कर रहे हैं रेजिग्नेशन के बारे में कि सरप्राइज हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया। मान लो किसी पर्सन ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके इस्तीफे से उसके पेरेंट्स जो थे वो सरप्राइज हो गए, भाई इसने इस्तीफा क्यों दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप लोग आइडेंटिफाई करके मुझे एक बार बताएं।
ही हैड रिजाइंड द पोस्ट सरप्राइज हिज पेरेंट्स, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? हाँ भैया आंसर पूछ रहे हैं, आंसर बताओ, हाय बाद में कर लेना, वैसे हाय कर लिए चलो तो हाय भी हो गया, मेरी तरफ से भी हाय मान लो। टाइम से आया करो तो दुआ सलाम अच्छी लगती है, 6 बजे का बैच है, 6:15 बजे दुआ सलाम कर रहे हो। हाँ अब पता है इसमें बेटा सब्जेक्ट क्या, देखो ये जो हमारा प्रेडिकेट है सरप्राइजेस पेरेंट्स, वही प्रेडिकेट सेम यहां भी लिखा हुआ है सरप्राइजेस पेरेंट्स। ये हम बता रहे हैं किसी के बारे में, क्या बता रहे हैं कि सरप्राइजेस पेरेंट्स, कि उसके पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया। अच्छा किसने सरप्राइज कर दिया उसके पेरेंट्स को? भाई पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया तो किसने कर दिया? अब यहाँ पे लिखा था हिज रेजिग्नेशन, कि उसके इस्तीफे ने सरप्राइज कर दिया। यहाँ पे लिखा ही हैड रिजाइन द पोस्ट, उसने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, इस बात ने मतलब उसके पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया। अब देखो यहां पर समथिंग हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा सब्जेक्ट कौन होता है? समवन या समथिंग। अच्छा समवन जो होता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, जब हम समवन की बात करते हैं तो समवन में क्या आएगा? कोई पर्सन ही आएगा। समवन का मतलब समबडी, समबडी का मतलब सम पर्सन। लेकिन जब समथिंग कहते हैं तो समथिंग बहुत ब्रॉड वर्ड है। समथिंग में जो भी आप देख सकते हो, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, मतलब वो सब कुछ ही आ जाता है। तो समथिंग में ऐसा नहीं कि केवल प्लेसेस ही आएंगे, केवल एनिमल्स ही आएंगे, केवल बर्ड्स ही आएंगे, कुछ भी जो भी आप मतलब एनीथिंग दैट यू कैन कंसीव, जो भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, ठीक है, वो सब एनीथिंग है। तो यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट है रेजिग्नेशन जो समथिंग है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही हैड रिजाइन द पोस्ट, ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, ये एक फैक्ट है और इसी फैक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक फैक्ट है, मतलब स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है। कुल मिला के बात ये, तो फिर से समझाऊं क्या कि बात आ गई समझ में? यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट हिज रेजिग्नेशन विच इज समथिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही हैड रिजाइन द पोस्ट विच इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो होते हैं ना बेटा वो फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट जो होता है वो एक फैक्ट होता है। तो हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना दिया कि स्टेटमेंट को, और इसमें सब्जेक्ट बना दिया एक नाउन को। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद समझना, ये जो नाउन है जिसको हमने सब्जेक्ट बना के लिखा रेजिग्नेशन, ये तो ठीक है, ये एक सिंगल वर्ड है, मतलब एक रेजिग्नेशन नाउन है, उसके साथ डिटर्मिनर हिज लिखा और ये सब्जेक्ट बन गया। नाउन्स और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा स्टेटमेंट हमने सब्जेक्ट बना दिया। इस स्टेटमेंट में जिसको हमने सब्जेक्ट बना के लिखा है, अपना खुद का एक सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और उसका अपना एक प्रेडिकेट भी है, हैड रिजाइन द पोस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है जिसको हम एक प्रेडिकेट के लिए जो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। तो अगर हम कभी किसी सेंटेंस के ऐसे पार्ट्स कर दें जिनके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स हों, तो इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्लॉज। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? क्लॉज, ठीक है। और अगर वो क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज। तो हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन समझना पड़ेगा, इंग्लिश ऐसी ही होती है, ठीक है। हर एक चीज़ जो तुम्हें समझ में आती हो वही पढ़ाई जाए, इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हें ऐसी चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी जो तुम्हें एक्चुअली नहीं आती हैं, ठीक है। उनके लिए खुद को ढालना पड़ेगा, खुद को मेंटली तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं भाई ये चीज़ें भी हम सीख सकते हैं, ये भी चीज़ें हम समझ सकते हैं। उद्धार तभी होगा, मतलब उद्धार का मतलब है इम्प्रूवमेंट तभी होगा, ठीक है। और केवल जितना अच्छा लगता है, जितना सुनने में आता है, जितना समझ में आता है, उतने पढ़ने रहने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जो आपको आता है, जो आप पहले से ही जानते हो, उसको चाहे एक वीडियो में देख के समझ लो, चाहे ज़िंदगी भर वीडियो देखते रहो उसी चीज़ को जानने समझने के लिए, तो उससे तो कोई सुधार नहीं होना है। सुधार इम्प्रूवमेंट होता है नई बातें सीखने से, जो हमें नहीं पता है, जिनको लेकर हमें क्लैरिटी नहीं है, जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसी चीज़ें सीखने से इम्प्रूवमेंट होता है परफॉर्मेंस में। और इम्प्रूवमेंट से ही हम दूसरों से बेहतर बनते हैं, और जब हम दूसरों से बेहतर बनते हैं तब हमारी जॉब लगती है। और बाकी जो बेहतर नहीं होते फिर वो दोबारा एफर्ट करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश वीक है। भैया तुम अकेले इंसान नहीं हो जिनकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश बहुतों की वीक है। जो तुम्हारे साथ में यहाँ पढ़ रहे हैं वो लगभग सबकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई तुम अनोखे अलवेले नहीं हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं तो वो नाउन क्लॉज होती है। एक क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है।
और अगर हम किसी क्लॉज को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लें तो हम इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अच्छा, जो नाउन क्लॉजेस होती हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नहीं लिखी जाती, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नहीं लिखी जाती हैं। ध्यान से देखो, यहाँ कंजंक्शन तो कोई है नहीं, तो अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये क्लॉज फिर सबऑर्डिनेट कैसे बनेगी, और अगर ये सबऑर्डिनेट नहीं बनेगी तो फिर नाउन का काम कैसे करेगी। तो ये सेंटेंस गलत है, इसमें कंजंक्शन यूज कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए दैट। ये सेंटेंस सही हो गया। तो पता क्या, आपका दूसरा वाला सेंटेंस सही है, His resignation surprised his parents, ये सही है। वो वाला गलत था, तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा that he had resigned the post surprised his parents। अब वो भी सही हो गया। गुड इवनिंग बच्चे। अगेन प्लीज, रियली फिर से समझाने की जरूरत है। चलो फिर से समझाने की जरूरत, तो मैं समझा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। लो देखो, एक सेंटेंस देखो, दे हैव सॉल्व्ड द पजल इज नॉट ट्रू। अब देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिर से सेम टाइप है, मतलब आप क्वेश्चन पे फोकस कम करा करो। मैंने एक बच्चों के साथ में मैं एक सुधार चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा सुधार कर लें। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा बच्चों के साथ, सबके साथ नहीं है, बाकी तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम बात को जैसे मैं कहना चाहता हूँ वैसे समझते हैं। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत है, वो क्वेश्चन आंसर में लटके रहते हैं, वो बस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, बाकी किसी चीज़ से वास्ता उन्हें नहीं है। भाई क्वेश्चन में गलती थी तो क्यों थी, ठीक है, कितने तरीके हो सकते थे उसको सही करने के, ठीक है, जो हमने तरीका यूज़ किया वही क्यों यूज़ किया, दूसरा कोई तरीका सही करने का क्यों नहीं यूज़ कर लिया। उन्हें इससे कोई वास्ता नहीं होता, उन्हें बस वास्ता इससे कि भाई क्वेश्चन क्या है ये बताओ, इसका आंसर क्या है ये बताओ, हम अपना सुबह शाम 2-4 बार लिख के रट्टा मार के इसे याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं किया करो। आ जाओ, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, दे हैव सॉल्व्ड द पजल इज नॉट ट्रू। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, हमने एक प्रेडिकेट यूज किया, इज नॉट ट्रू, कि भाई सच नहीं है। अब हम ये बता रहे हैं किसी के बारे में, प्रेडिकेट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहें, बोले, बताएं। तो हम यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि इज नॉट ट्रू, कि सच नहीं है। अब ये बात किसके बारे में कही जा रही है भाई, अब आप किसके बारे में बात कह रहे हो कि सच नहीं है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। इज नॉट ट्रू जो है ये प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में बात बताई जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब ये बात किसके बारे में बताई जा रही है पता है, दे हैव सॉल्व्ड द पजल। ये पूरा स्टेटमेंट सच नहीं है। तो ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है, और हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दे हैव सॉल्व्ड द पजल एक स्टेटमेंट है, और हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, मतलब ये झूठ है। तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट ये स्टेटमेंट है। अगर हम किसी स्टेटमेंट को जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट अलग से हो यूज कर लें एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉजेस जो होती हैं वो एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने पढ़ रखा, वो होती हैं जिनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो लिखा नहीं है। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लिखा तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगी, और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगी तो नाउन का काम कैसे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन लिख दो, that they have solved the puzzle is not true, that they have solved, ठीक है, that they have not solved, that they have solved the puzzle is not true। तो वो जब हम that लिख देंगे ना तो ये सेंटेंस हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे। अब अगर कुछ समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। घोस्ट्स या घोस्ट छोड़ो, कहाँ डर जाओगे तुम लोग। प्लांट्स हैव फीलिंग्स, ठीक है, was proved by J.C. Bose, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, प्लांट्स हैव फीलिंग्स वाज प्रूव्ड बाय J.C. Bose।
भाई देखो कपिल गुज्जर जी अपने हैं, ये पूछ रहे हैं दैट लिखना जरूरी है क्या सर, कुछ और नहीं लिख सकते? बेटा देखो कंजंक्शन जो होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। आप बिल्कुल तुम्हारा जायज़ क्वेश्चन है कि भाई जब हमें कंजंक्शन ही लिखना है तो हम दैट ही क्यों लिखें, दूसरा क्यों नहीं लिख देते हैं? तो देखो हम दैट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो दैट होता है ना वो फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने होगा कंजंक्शन होता है। बाकी जो कंजंक्शन होते हैं जैसे दैन है कंपेरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपके सून एज है, एज लॉन्ग एज है, व्हेन वाइल है, वो टाइम को रेफर करने के लिए यूज होते हैं। इफ अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, वो कंडीशन के लिए यूज होते हैं। दैट जो होता है ना ये फैक्ट का कंजंक्शन होता है। इसका यूज हम तब करते हैं व्हेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम फैक्ट। तो अगर हम किसी फैक्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं तो उसका कंजंक्शन दैट ही यूज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट। तो हम दैट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइम को नहीं कर रहे, कंडीशन को नहीं कर रहे, कंपेरिजन को नहीं कर रहे, इसीलिए दैट यूज कर रहे हैं। चलो बताओ। प्लांट्स हैव फीलिंग्स वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस। आ गया आंसर? सर रिपीट प्लीज, हद कर दी तुम लोगों ने, ऐसे तो फिर क्लास चल गई आगे। पिछली क्लास में मुझे अच्छे से याद है कि शायद वी वर एबल टू डिस्कस जस्ट 2 क्वेश्चंस, कि पूरी क्लास में हमने केवल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे। एक तो ध्यान से सुन लिया करो। पहले तुम लोग आपस में अपने आपस में चोलबाजी करते रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, फलाना ढिमकाना। और फिर जब कोई बात निकल जाती है, नहीं सुन पाते हो, फिर पूछते हो, उसके बाद दोबारा से रिपीट करते हो। ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो सीरियस होना पड़ेगा। मैं देखो ध्यान से सुनो, अभी सुनो मेरी बात। जैसे हमने लिखा प्लांट्स हैव फीलिंग्स वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस। अब हमने यहाँ पर एक प्रेडिकेट लिखा वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चले कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस, कि जेसी बॉस के द्वारा प्रूव किया गया था। तो ये जो है ना प्रेडिकेट है, ये बात हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसको प्रूव किया गया था जो जेसी बॉस के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये बात हम किसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात हम किसी बारे में बता रहे हैं कि वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस, तो ये तो प्रेडिकेट हो गया। अब ये बात हम किसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट बनेगा। ये बात हम बता रहे हैं इसके बारे में, प्लांट्स हैव फीलिंग्स, कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं। इसको प्रूव किया था जेसी बॉस ने, ठीक है। क्या था उसका नाम जिसके थ्रू उन्होंने उसको, मतलब डिवाइस थी ना, क्या मीटर था, ग्राफर था, क्रेस्कोग्राफर था शायद, क्रेस्कोग्राफर नाम था उसका, ठीक है, जो भी। तो प्लांट्स हैव फीलिंग्स से जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये सब्जेक्ट। अगर ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज है, और अगर ये नाउन क्लॉज है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिख नहीं सकते। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे कोई लिखा नहीं है तो लिखो दैट, ठीक है। हाँ बेटा इसमें फीलिंग्स नाउन है। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स वाज प्रूव्ड बाय जेसी बॉस, ठीक है। चलिए हाय हेलो वाले बहुत हैं, पर हाय हेलो क्या करो तो टाइम से क्या करो, जब क्लास स्टार्ट होती है उस समय हाय हेलो जो चाहे कर लो, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने का फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। खुद लेट आते हो, खुद तो डिस्टर्ब हो गए और जो दूसरे समझ रहे थे फोकस करके उनको और डिस्टर्ब करना शुरू कर दोगे। अब देखो एक छोटी सी बात और बतानी बाकी रह जाती है, और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। एक जो छोटा सा पॉइंट समझाना रह जाता है वो ये है, जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, कि गोल्ड इज अ रेयर मेटल was told by my teacher, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखे, हमने लिखा गोल्ड इज अ रेयर मेटल was told by my teacher। आ गया समझ में? ब्राइटनेस कम करिए, दिखाई नहीं दे रहा। आज बेटा वैसे मैं बता दूं ना, आजकल मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास आज मैं यहाँ एग्जामपुर आया हूँ, यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट वाइट यहाँ पे कम हो नहीं पाएंगी, वहाँ की मेरे हाथ में होती है, यहाँ सब फिक्स मामला है। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना,
जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा, तो इस स्टेटमेंट में हमने प्रेडिकेट लिखा वाज टोल्ड बाय माय टीचर, वाज टोल्ड बाय माय टीचर, ये है प्रेडिकेट। ये हम किसी के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमारे टीचर जी के द्वारा बताया गया था, मतलब हमारे अध्यापक के द्वारा बताया गया था। अब ये बात हम जिसके बारे में बता रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात हम बता रहे हैं इस स्टेटमेंट के बारे में कि गोल्ड इज अ रेयर मेटल, कि गोल्ड एक रेयर मेटल है। तो गोल्ड इज अ रेयर मेटल, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे टीचर ने हमें बताया होगा। तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। अब अगर ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया तो ये नाउन क्लॉज हो गई, अगर ये नाउन क्लॉज हो गई तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आती नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तुमने लिखा नहीं है तो दैट लिख दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दैट गोल्ड इज अ रेयर मेटल वाज प्रूव्ड बाय माय टीचर, वाज टोल्ड बाय माय टीचर। ठीक है, अब जो मैं समझाना चाहता हूँ दूसरी बात वो ये है, ये जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम ये दैट शुरू में लिख के सही कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है अजीब लग रहे हैं थोड़े से, क्योंकि ये जनरली ज्यादा पढ़ने लिखने को मिलते नहीं है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि हमारी इंग्लिश को लेकर एक आदत है कि जो हमें पढ़ने में सही लगे, बोलने में सही लगे वो सही है, जो हमें पढ़ने में गलत लगा और सुनने में गलत लगा, कहने में गलत लगा वो गलत है। तो देखिए ऐसे तो खैर नहीं होता है, ठीक है, वो एक तरीका है बच्चों का। लेकिन अब मैं इसको लिखता हूँ एक ऐसे तरीके से जिससे तुम्हें पढ़ने सुनने में भी अच्छा लगेगा। क्या तरीका, इट वॉज told by my teacher that gold is a rare metal, that gold is a rare metal, ऐसे। ठीक है, अब जब ऐसे लिख देंगे तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जल्दी से अपने को रिलेट कर लेंगे इस एग्जांपल तो, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये तो सही है, उसमें पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है। अब देखो हमने क्या किया, देखो समझना हमने क्या किया। ये जो वॉज टोल्ड बाय माय टीचर प्रेडिकेट लिखा था, ये देखो यहाँ पे प्रेडिकेट लिखा है, ठीक है, वही प्रेडिकेट हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, वॉज टोल्ड बाय माय टीचर, ये प्रेडिकेट लिखा हुआ, ठीक है। और इस प्रेडिकेट का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दैट गोल्ड इज अ रेयर मेटल, ये हमारा सब्जेक्ट था। हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को जो कि हमारा सब्जेक्ट था एक प्रोनाउन इट से रिप्लेस कर दिया। ये जो इट प्रोनाउन है ना, हमने क्या किया, इस इट प्रोनाउन का मदद करके उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा के उसकी जगह इट प्रोनाउन लिख दिया। और ये इट प्रोनाउन जिस स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है उस स्टेटमेंट को हमने सेंटेंस के लास्ट में मेंशन कर दिया, क्योंकि मेंशन करना तो जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा इट किसके लिए यूज हो रहा है। तो हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट को जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था और स्टार्टिंग में लिखा गया था उसको इट रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। और ये जो इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये जो इट हमारा प्रोनाउन है ना, ये उस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस करने का मतलब उसकी जगह पे खुद आ गया और वो बाद में आएगा उसके पीछे। तो ये एक ही बात है, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो। अब ऐसे लिखा होगा तो ज्यादातर बच्चों को ये बात समझ में आएगी, सही भी लगेगी कि हाँ भाई इट वॉज टोल्ड बाय माय टीचर दैट गोल्ड इज अ रेयर मेटल, उनको समझ में आएगा। वो उनको पता नहीं समझ में नहीं आएगा, उनको बोलने में अटपटा लगेगा, बोलेगा दैट गोल्ड इज अ रेयर मेटल वॉज टोल्ड बाय माय टीचर, तो सोचेगा ये तो गलत हो गया, ये तो गलत, मतलब बोलने में गलत लग रहा है, सुनने में गलत लग रहा है, लिखने में गलत लग रहा है। तो जब देखने में भी गलत लग रहा है, सुनने में भी गलत लग रहा है, बोलने में भी गलत लग रहा है, तो वो उसको गलत ही मान लेता है। बट ऐसा नहीं है, जो चीज़ तुम्हें बोलने में सही लग रही है ऐसा नहीं वो सही होगी, वो गलत भी हो सकती है। जो बोलने में गलत लग रही है कोई जरूरी नहीं वो गलत होगी, वो सही भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन थे, आप उन्हें भी ऐसे लिख सकते थे, जैसे ये लिखा हुआ ना, दे हैव टोल्ड द सॉल्व द पजल इज नॉट ट्रू, आप इसको ऐसे लिख दो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट दे हैव solved the puzzle, it is not true that they have solved the puzzle। ये लो सही हो गया। इसको भी लिख सकते हो, जैसे लिखा ना, that plants are feelings was proved by J.C. Bose, इसको आप ऐसे लिख दो, it was proved by J.C. Bose, it was proved by J.C. Bose that plants have feelings, that plants have feelings। ये लो, ये भी सही हो गया, ठीक है। इससे पहले लिखे थे उन्हें भी आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ही लिखा ना, he had resigned the post surprises parents, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, it surprised his parents, it surprised his parents that he had resigned the post।
ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कभी किसी स्टेटमेंट को किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो वो स्टेटमेंट आपका नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज होने की वजह से वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरी में चला जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिखी नहीं जाती, तो उसके लिए आपको कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने का कंजंक्शन दैट होता है, तो दैट कंजंक्शन का वहां पर यूज कर लेना। चलो भाई, टेल मी द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब मुझे लगता है कि तुम इन क्वेश्चंस के आंसर बता दोगे, और अब भी ना बता पाओ तो फिर मेरा चिल्लाना भी बेकार गया, ठीक है। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर बच्चों, अब मुझे लगता है कि तुम इन क्वेश्चंस के आंसर बता दोगे। जल्दी से आंसर बता दो और वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Nobody would challenge the decision by the central committee was decided at the meeting. ये बच्चे जो लेट ज्वाइन करते हैं ना सेशन को, ये खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं आधा पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि लेट आए होते हैं तो आधा इनका छूट गया होता है, ठीक है। फिर ये खुद भी कंफ्यूज होते हैं और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं। तो भैया हालांकि देखो सुधरोगे तो नहीं, क्योंकि जिन्हें सुधरना था वो सुधर गए, वो एक दो बार उनको कह दो, समझदार को इशारा काफी होता है, वो समझ जाते हैं। अब जो अभी तक नहीं समझे वो सुधरेंगे भी नहीं। 10 बार कहता हूँ, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर, बी डिसिप्लिन, देन यू विल लर्न, ठीक है। डिसिप्लिन रहोगे, रेगुलर रहोगे, पंक्चुअल रहोगे तो सीख जाओगे। चलिए अब देखो, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, नोबडी वुड चैलेंज द डिसीजन बाय द सेंट्रल कमिटी वाज डिसाइडेड एट द मीटिंग। तो इस सेंटेंस में अगर हम प्रेडिकेट देखें ना, तो ये हमारा प्रेडिकेट है, ये है प्रेडिकेट। हमने लिखा वाज डिसाइडेड एट द मीटिंग, कि भाई मीटिंग में डिसाइड किया गया, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट हो गया कि मीटिंग में डिसाइड किया गया। एक मिनट बच्चों, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट है सर, ये एक मिनट, ये कलर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमने देखो प्रेडिकेट लिखा, was decided at the meeting, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक। ना what was decided, क्या डिसाइड किया गया मीटिंग में, बताना पड़ेगा कि भाई ये तो हो गया प्रेडिकेट कि was decided at the meeting, कि मीटिंग में डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया ये भी तो बताना पड़ेगा। ये बात आप किसके बारे में बता रहे हो, तो वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो हम देखें, ये बात हम बता रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट के बारे में। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, nobody would challenge the decision by the central committee, कि जो सेंट्रल कमिटी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। ये डिसाइड किया गया मीटिंग में। तो ये जो was decided at the meeting हमारा प्रेडिकेट है, उसका सब्जेक्ट है पूरा स्टेटमेंट है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, अगर ये लिखा गया पूरा स्टेटमेंट जो है ये सब्जेक्ट है, तो ये नाउन क्लॉज है। अगर ये नाउन क्लॉज है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नहीं आएगी। कंजंक्शन लिखा नहीं है, फैक्ट का कंजंक्शन दैट होता है, तो दैट लिख दो। तो लिख दो दैट नोबडी वुड चैलेंज द डिसीजन बाय द सेंट्रल कमिटी वाज डिसाइडेड एट द मीटिंग। It committee was decided at the meeting that nobody would challenge, बोलो it was decided at the meeting, ये लिखो बच्चे, ऐसे लिखना है, it यूज करके लिखना है ना, तो ऐसे लिखो it was decided at the meeting that nobody would challenge the decision by the central committee, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा होता, boy could write with both his hands with equal ease simultaneously, surprised me। अब मैंने यहाँ पे लिखा surprised me, सरप्राइज में हो गया प्रेडिकेट। मैंने कहा कि भाई मुझे तो सरप्राइज कर दिया। अब किसने किया सरप्राइज, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सरप्राइज कर दिया, ये हम किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो गया प्रेडिकेट। अभी हम किसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। देखो ये बता रहे हैं हम इसके बारे में कि वो जो लड़का था वो दोनों हाथों से एक ही समय में लिख लेता था और इक्वल ईज से लिख लेता था, अब बड़ी एक मतलब समान आसानी से। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ने मुझे सरप्राइज कर दिया, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। अगर ये नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज बिना कंजंक्शन के आती नहीं है, क्योंकि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, बिना कंजंक्शन के आती नहीं, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिख दो दैट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, दैट द बॉय कुड राइट विद बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल ईज साइमल्टेनियसली सरप्राइज्ड मी, कि इस बात ने कि वो लड़का दोनों ही हाथों से बराबर आसानी से एक ही टाइम में लिख लेता था, मुझे सरप्राइज कर दिया। चलिए अब इसी को अगर आप इट का यूज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट सरप्राइज्ड मी दैट द बॉय कुड राइट विद बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल ईज साइमल्टेनियसली, ठीक है।
हाँ, जिसको ये लग रहा है कि सरप्राइज से पहले एंड लगा के भी सही कर सकते हैं वो कर लो, वो जरूर कर लो, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया के वासी हैं, मंगल ग्रह के प्राणी हैं, ठीक है, वो अपना 1.5 चावल अलग ही पकाएंगे जाके, तो तुम ले जाओ उसको अलग पका लो भैया। यही हमारी समस्या है इंग्लिश को लेकर ना, हमारी यही समस्या है, हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि इंग्लिश में हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है। जब हमें सीखने का नंबर आता है तो हम सिखाने लग जाते हैं, अब जो सिखाने लग जाओगे सीखने के टाइम पर, तब तो क्या ही होगा बताओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इतना चिल्ला चिल्ला के बताया, उसने सब बराबर कर दिया। चलो ये कहाँ चले गए, ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। दे, अरे गलती से दे हो गए बेटे, इसे द पढ़ना। चलो, द कमिटी सेलेक्टेड दैट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट डिस्पाइट ही लैक्ड प्रीरिक्विजिट एक्सपीरियंस। ये हालांकि इजी है, मुझे लगता है सारे बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। ये इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है सारे बच्चे ही इसका आंसर बता पाएंगे। The committee selected that candidate for the post despite he lacked prerequisite experience. बताइए आंसर बताइए। बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर हुआ, होना भी चाहिए, इतना टाइम दें कॉन्सेप्ट को समझाने में तो उतना क्लियर हो भी जाना चाहिए। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नाउ टेल मी द आंसर टू द क्वेश्चन। बहुत अच्छे, देखो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बता दिया है, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ा सा समझा तो देते हूँ, मेरा तो काम है समझाना, तो मैं तो समझा ही देता हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सेंटेंस ये है, they failed because of they lacked experience, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा भी वहीं लिख देता हूं। दूसरा सेंटेंस, they failed because the lack of experience. बताओ which one is correct? जल्दी से बताओ इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। सारे बच्चे बताएंगे। वो दैट कमेटी के पीछे पड़ गए, कुछ पड़ गए पीछे, अब वो मतलब उनके दिमाग में एकदम चीज भर गई है, उन्हें समझ में कुछ नहीं है, उन्हें रट मारा है कि हर एक क्वेश्चन से पहले दैट लिखना है, दैट लिखना है। अरे भाई कॉमेडी कर रहे हो तुम पढ़ाई के टाइम है, यहाँ पे मैं सीरियस क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सीरियस बात समझा रहा हूँ, तुम कॉमेडी ले रहे हो इसको है? तुमने एक बात याद कर ली, दैट लिखना है पहले, तो दैट ही लिख दोगे, सेंटेंस पढ़ के समझोगे नहीं। देखो, they failed because of they lacked experience, they failed because the lack of experience, ये हमने स्टेटमेंट्स लिखे। अब इन स्टेटमेंट्स में समझना, they failed तक तो सब कुछ है सेम, उसके बाद फिर बदलना शुरू होता है, ठीक है। वो जो बदलना शुरू होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा the lack of experience, the lack of experience एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। लैक नाउन है, मेन नाउन है, द उसका डिटर्मिनर है, ऑफ एक्सपीरियंस उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लिखा दे लैक्ड एक्सपीरियंस, ये नाउन फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। ये क्या है बच्चे? क्लॉज है, इसमें दे सब्जेक्ट है, लैक्ड एक्सपीरियंस इसका प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लॉज है, ये कोई नाउन फ्रेज नहीं है, ये एक क्लॉज है। ये डिफरेंस समझ, ठीक है। अच्छा, एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया है वो बिकॉज है, और यहाँ पे जो यूज किया है बिकॉज ऑफ है। अभी जो बिकॉज और बिकॉज ऑफ है, इनमें क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लें। देखो, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और कुछ उनकी काउंटर पार्ट प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे कि ये बिकॉज और बिकॉज ऑफ है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन।
ठीक है, समझना। देखो, बिकॉज वर्ड एक कंजंक्शन है, बिकॉज इज अ कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। मोस्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैव देयर काउंटरपार्ट प्रेपोजिशंस। ये ध्यान रखना कि ज्यादातर जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनकी काउंटरपार्ट प्रेपोजिशंस होती हैं। बिकॉज की प्रेपोजिशन बिकॉज ऑफ होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रेपोजिशन, एक मिनट, एक तो ऊपर कंजंक्शन लिखना है। एक कंजंक्शन होता है अपना दो, THOUGH, दो। इसका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, ठीक है। इसकी अगर हम प्रेपोजिशन देखें तो होती है डेस्पाइट। मतलब इसकी प्रेपोजिशन का मतलब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ लेना, इसकी एक्चुअल में प्रेपोजिशन में ये कह रहा हूँ कि वही मीनिंग कन्वे करने के लिए अगर हमें कंजंक्शन की जगह कभी प्रेपोजिशन लिखनी पड़े तो आप दो की जगह डेस्पाइट लिखोगे, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में फिर एक वर्ड हो गया हमारा अनलेस। अनलेस होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर हम इसकी प्रेपोजिशन ढूंढे इंग्लिश में जो अनलेस का मीनिंग कन्वे कर दे तो वो प्रेपोजिशन होती है विदाउट, ठीक है। फिर एक कंजंक्शन होता है हमारे पास इन केस ऑफ, सॉरी इन केस कंजंक्शन होता है, और इसकी जो प्रेपोजिशनल काउंटर पार्ट होता है वो होता है इन केस ऑफ, एटसेट्रा। तो ये दो छोटे छोटे बातें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर भी लोगे, समझ भी जाओगे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी बाद में। फिर से देखो समझना, बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, दो कंजंक्शन है, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, अनलेस कंजंक्शन है, विदाउट प्रेपोजिशन है, इन केस कंजंक्शन है, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद में एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये जो कंजंक्शंस हैं ये सारे कंजंक्शन देखो सबऑर्डिनेट हैं। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अनलेस और इन केस भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए करते हैं। क्लॉज का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो, ठीक है। तो जब आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखा हो जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, ठीक है, तो आप कंजंक्शन यूज करना। कंजंक्शन उस स्टेटमेंट को क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास में स्टेटमेंट नहीं हो, सिंपली कोई नाउन या कोई प्रोनाउन लिखा हो, ठीक है, चाहे सिंगल वर्ड या कोई फ्रेज, तो फिर आप वहां पर प्रेपोजिशन यूज करना। बस ये आपको समझना, मीनिंग सेम होते हैं। अब एग्जांपल से देखो, ये जो हमने लिखा है ना, लैक्ड एक्सपीरियंस, ये एक स्टेटमेंट है, दे सब्जेक्ट है, लैक्ड एक्सपीरियंस इसका प्रेडिकेट है। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो इसके लिए हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन नहीं। तो ये जो हमने बिकॉज ऑफ लिखा है ये गलत है, केवल बिकॉज लिखो, ये आंसर हो गया। दे फेल्ड बिकॉज दे लैक्ड एक्सपीरियंस। दूसरा देखो, दे फेल्ड बिकॉज दे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमने लिखा ना, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसके लिए हम कंजंक्शन नहीं, इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेपोजिशन बिकॉज होता नहीं है क्योंकि इसकी प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है बिकॉज ऑफ, तो ये लिख दो। तो इसमें आ जाएगा बिकॉज ऑफ, दे फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से वो फेल हो गए। अदरवाइज दे डिड ऑल एफर्ट्स एंड दे फेल्ड बिकॉज दे लैक्ड एक्सपीरियंस। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उनकी प्रेपोजिशंस भी होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें यूज करना होता है। चलिए, दो क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, अपने आप से ही करना। देखिए, एक सेंटेंस, he will help you in case, एक मिनट, you must keep it in case of some emergency arises, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सम इमरजेंसी अराइजेस, एक ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा, he will not go there, yeah, छोड़ो, will not go मत लीजिए, he will not
help you without his parents, without you, unless his parents permission, unless his parents permission, ठीक है। चलिए ये जो दो क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बता दो और हम लोग आगे बढ़ें। बिकॉज ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्टिव वर्सेस होता है, पता नहीं भैया क्या कह रहे हो। कुछ बच्चों की भाषा भी बड़ी अजीब होती है, लेटर्स इंग्लिश के लिखे होते हैं बट मैं समझ नहीं पाता उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। राइट क्लियरली। गुड इवनिंग बच्चों, देर से हो रही है गुड इवनिंग तुम्हारी। अब देखो आसान क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, मान लो अगर केवल इतना हो, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो एकदम सही है। मान लो उसमें जो लास्ट में हमने वर्ब लिखी ना अराइजेस, अगर वो वर्ब ना लिखी हो तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगर केवल इतना लिखा हो, यू मस्ट कीप इट इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, ठीक है। अब लेकिन हमने उसके बाद वर्ब लिख रखी अराइजेस, वर्ब लिख देने से क्या होगा, ये वर्ब बन जाएगी प्रेडिकेट, ये वर्ब प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। सम इमरजेंसी सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट बन गया तो आपको कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। कंजंक्शन इन केस ऑफ होता नहीं है, कंजंक्शन होता है इन केस, तो ये ऑफ हटा दो। तो इसको ऐसे लिखो, यू मस्ट कीप इट इन केस सम इमरजेंसी अराइजेस। भाई इसको अपने पास रखो, हो सकता है कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट हमने लिखा ही विल नॉट हेल्प यू, क्यों तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अनलेस हिज पेरेंट्स परमिशन। अब देखो हिज पेरेंट्स परमिशन जो है ना एक नाउन फ्रेज है, हिज पेरेंट्स परमिशन जो है वो एक्चुअली एक नाउन फ्रेज है। अब क्योंकि ये नाउन फ्रेज है तो इससे पहले कंजंक्शन नहीं प्रीपोजिशन आएगा, अनलेस कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जब हमारे पास स्टेटमेंट ही नहीं है तो हम कंजंक्शन की यूज करेंगे, तो इसको हटाइए, इसकी जगह लिख दो विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन, ठीक है। राम राम बच्चों, सभी बच्चों को राम राम। तो अब जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ और हम लोग आगे बढ़े। मैं फिर से बता देता हूँ, ये दे गलती से लिख गया, एक्चुअल में दे लिखना था, तो द लिखना था, दे लिख दिया। द कमिटी सेलेक्टेड दैट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। अब हम कह रहे हैं कि कमिटी ने उस कैंडिडेट को पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया, डिस्पाइट ही लैक्ड प्रीरिक्विजिट एक्सपीरियंस, और उसको एक्सपीरियंस की कमी भी थी। तो ये देखो, ये जो पूरा स्टेटमेंट हमने लिखा ना, ये एक स्टेटमेंट है, इसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, बाकी सब प्रेडिकेट है। तो अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही दे रखे हैं और एक स्टेटमेंट है, तो आपको इससे पहले कंजंक्शन लिखना चाहिए बच्चे, ठीक है। कंजंक्शन तो डिस्पाइट है नहीं, ठीक है, तो कंजंक्शन है नहीं, तो इसको हटाओ और इसकी जगह आप लिख दो तो, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट हमने लिखा, द इंश्योरेंस कंपनी विल हेल्प इट्स क्लाइंट्स इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट, ठीक है। अब देखो ये जो इन केस हमने लिखा है क्या है, ये है कंजंक्शन। अच्छा, समथिंग अनफॉर्चुनेट क्या है, एक नाउन, मतलब नाउन नहीं है, प्रोनाउन फ्रेज है, इसमें समथिंग प्रोनाउन है और अनफॉर्चुनेट उसका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये मतलब ऐसे है, तो ये फ्रेज है, कुल मिला के स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो हमें इससे पहले प्रीपोजिशन लिखनी चाहिए थी, लेकिन जो हमने इन केस लिख रखा है कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन लिखनी चाहिए, तो ऑफ लिखो। इसको लिखो, द इंश्योरेंस कंपनी विल हेल्प इट्स क्लाइंट्स इन केस ऑफ समथिंग अनफॉर्चुनेट, ठीक है। अच्छा, अगर वहां पे अनफॉर्चुनेट के बाद में कोई वर्ब लिखी होती तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाता, फिर आपका इन केस सही हो जाता। अगर मान लो ऐसे लिखा होता, द इंश्योरेंस कंपनी विल हेल्प इट्स क्लाइंट्स इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, तो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसे मतलब जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है इस बात को समझने में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है
they did not help him despite he was their friend। ठीक है, आज क्वेश्चन तो तुम्हें आसान लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो पूछूंगा अभी सुनना, अभी मैंने पूछा नहीं एक्चुअली, ठीक है, तुमने अपने आप समझ लिया होगा कि क्या पूछा गया, बट अभी पूछा नहीं गया। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दे डिड नॉट हेल्प हिम। एक बच्चा चिल्ला रहा था, सर साफ लिख दो, क्लियर लिख दो, लो मैं क्लियर लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट ही वॉज देयर फ्रेंड, कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की, हालांकि वो उसका दोस्त था, मतलब उनका दोस्त था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, ठीक है। हाँ, अब ये क्या करना है, ये हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को सही करना है। ये सेंटेंस जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको करेक्ट करना है। अच्छा, एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसमें से डिस्पाइट को रिमूव नहीं करना, ठीक है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, कंडीशन ये है कि यू डोंट हैव टू रिमूव द वर्ड डिस्पाइट, डिस्पाइट को रिमूव नहीं करना है, और फिर सही करना है। वो देखो बिना सुने ही आंसर लिख दिया, हद हो गई, मतलब अब तो सुधर जाओ, 21वीं सदी लग गई है, ठीक है। कुछ बच्चों की हरकतें 12वीं 13वीं सदी वाली हैं, जैसे 12वीं 13वीं सदी में इंसान हुआ करता था ना, या यूँ कह लो 15वीं 16वीं सदी में जो इंसान हुआ करता था, ठीक है। कुछ की हरकतें ऐसी हैं, भाई 21वीं सदी आ गई, 5G का मतलब 5G की सेंचुरी है, 5G, ठीक है। अभी हो सकता है 6G भी हम लोगों की लाइफ में ही आ जाए, तो एवेंजर्स एंड गेम की मतलब ये सेंचुरी है, तुम लोग 12वीं 13वीं सदी के लोगों जैसे हरकतें करते हो। क्वेश्चन सुनो फिर आंसर बताओ, क्वेश्चन ही नहीं सुनना, आंसर बता देना। अरे भाई, आदमी हो कि मतलब एलियन हो, मतलब हालांकि मैं कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैं वो कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एलियन, ठीक है। तो आदमी हो कि एलियन हो, क्वेश्चन तो सुनो, फिर उसके बाद आंसर बताओ। तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना कि मैंने पूछा क्या, आंसर बता दिया, अरे हद आदमी हो मतलब। ये क्वेश्चन गलत है, ये लिखा गया स्टेटमेंट गलत है, इसको सही करना है, ठीक है। कंडीशन ये कि डिस्पाइट को रिमूव नहीं करना है, अब सही करो। हाँ, ये कोरोना की न्यू वेव है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वो देखो एक डिस्पाइट ऑफ लिख रहा है, पिटेगा, डिस्पाइट ऑफ लिख रहा है बेटा, क्या मन करता है ये मोह माया सब त्याग दूं, भारी पड़ रही है मोह माया, ठीक है। ऐसे तो तुम लोगों का सुधार होगा कि नहीं होगा, मतलब मुझे ले डालोगे, तुम्हारा अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो मेरा रिट्रोग्रेड करवा दोगे, ठीक है। मैं क्या लेवल डील करता था लैंग्वेज का, क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम मुझे अपने साथ गिरा लोगे। डिस्पाइट ऑफ मत लिखा करो बेटा, ऑफ इंस्पाइट के साथ यूज होता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं यूज होता है। डिस्पाइट इज अ प्रीपोजिशन इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ मत लिखा करो। डिस्पाइट देयर फ्रेंड, बस इतना लिख दो, दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट देयर फ्रेंड। वाह भाई वाह, मारकर फेंक के मारो यहीं से। देखो सही है, कोशिश तुम लोग अच्छे कर रहे हो, देखो सही कोशिश कर रहे हो। इसको ना आप डिस्पाइट को रिमूव किए बगैर दो तरीके से सही कर सकते हो। एक जो ज़्यादातर बच्चे मतलब कमेंट कर रहे हैं, एक तो तरीका वही हो गया, ठीक है। एक तरीका इसको सही करने का ये है कि जब आपको पता है कि डिस्पाइट प्रीपोजिशन है वो स्टेटमेंट के साथ में नहीं यूज होती है, तो आप इसमें से स्टेटमेंट हटा दो, ऐसे लिख दो, इस सेंटेंस को ऐसे लिख दो, दे, एक मिनट, ऐसे लिख दो, दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट हिज बीइंग देयर फ्रेंड। एक तरीका तो ये होगा, ऐसे लिख दो,
दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट हिज बीइंग देयर फ्रेंड। अब इसमें देखो हमने क्या किया, सारे बच्चे समझ रहे हैं, नहीं किसी को समझ में आया ना तो एक बार समझना है क्या हो गया। ये डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जो वर्ब वॉज थी इसको हमने जेरेंड बना दिया। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वॉज की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है, तो ये जो बीइंग है इसको हमने जेरेंड बना दिया और ये जेरेंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो ही था हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, वो पजेसिव केस का डिटर्मिनर बन गया, क्योंकि जेरेंड के साथ में डिटर्मिनर से आता है। डिटर्मिनर मतलब जेरेंड खुद नाउन होता है तो उसके साथ हम नाउन या प्रोनाउन नहीं लिख सकते, तो हिज डिटर्मिनर बन गया। तो ही वॉज का हो गया हिज बीइंग, ठीक। अच्छा, बाकी ये जो देयर फ्रेंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था मेन वर्ब का, अब ये जो देयर फ्रेंड है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इस नॉन फाइनाइट वर्ब का, तो देयर फ्रेंड पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देयर फ्रेंड जो था वो मेन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी बन गई नाउन फ्रेज, ये बन गई हमारी नाउन फ्रेज, ठीक है। इसमें जो बीइंग है ये मेन नाउन है, ये जेरेंड है, हिज उसका डिटर्मिनर है और देयर फ्रेंड उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। डिस्पाइट इज बीइंग देयर फ्रेंड, सही हो गया। अच्छा, मैंने कहा इसको दो तरीके से आप सही कर सकते थे बिना डिस्पाइट को रिमूव किए। एक तरीका तो यही हो गया जो यहाँ पे हमने लिखा, एक और भी तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि डिस्पाइट के बाद में लिख दो, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं बच्चे बिना डिस्पाइट यूज किए, दे डिड नॉट हेल्प हिम, they did not help him despite the fact that he was their friend, despite the fact that he was their friend। तो अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी सही कर सकते थे, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि हमें डिस्पाइट रिमूव नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें जो डिस्पाइट है ना ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, द फैक्ट इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, द फैक्ट नाउन है और इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस फैक्ट के लिए हमने ये जो स्टेटमेंट है दैट ही वाज देयर फ्रेंड, ये एक नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है और इस फैक्ट के लिए पॉजिटिव केस में यूज कर दी गई है। तो दैट ही वाज देयर फ्रेंड पॉजिटिव केस की नाउन क्लॉज हो गई जो इस फैक्ट को रेफर करने के लिए लिख दी गई उसका। तो हम ऐसे भी सही कर सकते थे, मतलब डिस्पाइट को रिमूव किए बगैर हम इस सेंटेंस को इन दो तरीकों से सही कर सकते हैं। दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट हिज बीइंग देयर फ्रेंड, एक तरीका। दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज देयर फ्रेंड, दूसरा तरीका, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, तो दो तरीके ये हो गए करेक्शन के, एक ये तरीका, ये तरीका जिसमें मैं डिस्पाइट को रिमूव नहीं करना पड़ा, और एक तरीका तो वो तुम्हें पता ही है, चिल्ला रहे थे जो डिस्पाइट हटा के दो लिखो। तो मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट था दे डिड नॉट हेल्प हिम डिस्पाइट ही वाज देयर फ्रेंड, वो गलत था और हम उसको तीन तरीकों से सही कर सकते थे। वो ये तीनों तरीके हैं, दे डिड नॉट हेल्प हिम दो ही वाज देयर फ्रेंड, they did not help him despite his being their friend, they did not help him despite the fact that he was their friend, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी लो सही हो गया। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, टाइम भी तो हो गया, 7 बज गए। फिर मेरी उस पर क्या नाम परिवर्तन 2.0 में भी क्लास है। चलिए, एडिटर यहाँ से गायब है, 1 मिनट बच्चों। प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिए। चलो अच्छा, आज मैं प्लेलिस्ट के लिए कहता हूँ, देखो आज मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट वगैरह अगर अपडेट नहीं है तो करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज भी हमें लगता है कितने क्वेश्चन डिस्कस हो पाए? आज भी 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हुए क्या? थैंक यू। अरे भैया थैंक यू, तुम लोगों को भी पढ़ाने का मौका दे रहे हो, ठीक है। पढ़ने वाला नहीं हो तो पढ़ाने वाला क्या कर लेगा? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी। अच्छा, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर। थैंक यू।